प्रदेश की खबरों की ओर। सैनिक स्कूल गोरखपुर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की स्मृति में बनाए गए जनरल विपिन रावत प्रेक्षागृह का भव्य लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जनरल विपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस विशेष समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेक्षागृह का उद्घाटन करने के साथ साथ जनरल रावत की प्रतिमा का भी अनावरण किया। सैनिक स्कूल में स्थापित यह प्रतिमा सैन्य परंपराओं और देशभक्ति की भावना को समर्पित है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, सेना अधिकारी, स्कूल प्रबंधन और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रेक्षागृह के लोकार्पण को सैन्य विरासत के सम्मान का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज के समारोह में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, सैनिक स्कूल परिवार से जुड़े हुए सभी यहाँ के शिक्षकगण, सैन्य अधिकारीगण और सैनिक स्कूल के हमारे सभी कैडेट्स, उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति है कि हमने आज उनकी स्मृति को इस सैनिक स्कूल के साथ जोड़ा है और सैनिक स्कूल का ये दायित्व है कि प्रतिवर्ष 8 दिसंबर की तिथि को जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया, उन सभी के स्मृति दिवस को यहां पर आयोजित करके हमारे कैडेट्स के मन में राष्ट्रभक्ति और जीवन के उच्च आदर्शों के प्रति एक नई प्रेरणा दिवस के रूप में इस दिवस को यहां पर आयोजित करें। मैं धन्यवाद दूंगा जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को और खासतौर पर श्री मंजीत नेगी जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने लगातार जनरल रावत की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने उनके योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए लगातार इन कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग स्थानों पर यह फाउंडेशन कर रहा है। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बावजूद भारत की सेना में सबसे बड़े रिफॉर्मर के रूप में कार्य करने के बावजूद भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन को उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बावजूद जब जनरल रावत से कभी मुलाकात होती थी, वही सहजता, वही सरलता,
हृदय को छू लेने वाली एक भावनात्मक लगाव, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण का भाव, ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने उन्हें गोरखपुर में गोरखपीठ के द्वारा संचालित संस्थाओं के एक समारोह में आमंत्रित किया था, और कितनी सहजता सरलता थी, बच्चों के प्रति कितनी उदारता थी, कितनी संवेदनशीलता थी, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण और देश के दुश्मनों से निपटने की उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंतःकरण में भी देखने को मिलती थी। जब कहीं भी उनसे मुलाकात होती थी, उत्तराखंड के कुछ कार्यक्रमों में मुझे उस दौरान जाने का अवसर मिला था जिसमें जनरल बिपिन रावत जी मौजूद थे, या दिल्ली के किसी समारोह में कभी मुलाकात होती थी, या फिर कभी उनका लखनऊ में आगमन होता था, तो हमेशा देवभूमि उत्तराखंड का भाव जो राष्ट्र के प्रति एक नई प्रेरणा देता है, वह उनके मन में सदैव रहती थी और वह अन्यों के लिए प्रेरणा बनती थी। भारत माता के ऐसे महान योद्धा को स्मरण करना हर भारतवासी का दायित्व होना चाहिए, और उनकी स्मृति को सैनिक स्कूल के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें, इस उद्देश्य से आज उनकी प्रतिमा और उनकी स्मृति में बने हुए सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुझे उनको स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए सैनिक स्कूल परिवार के साथ ही फाउंडेशन को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्रीमद् भगवद गीता का यह मंत्र, जिसे अक्सर, जिसके बारे में श्री मंजीत नेगी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, वे अक्सर इस बात को कहते थे और हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित भी करते थे कि हतो वा प्राप्ते स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यते महीम। यानी अगर युद्ध भूमि में शहीद हो जाओगे, बलिदान हो जाओगे, तो स्वर्ग का उपभोग करोगे, जीतोगे तो धरती का राज करोगे। या एक सैनिक के साथ साथ हर नागरिक पर बराबर लागू होता है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों का आह्वान किन मुद्दों पर किया था? उन्होंने एक ही बात कही थी कि 2022 में भारत अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा था। तब उन्होंने कहा हमें 100 वर्षों की एक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यह देश जब अपनी शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब कैसा भारत चाहिए? क्या कोई सच्चा भारतीय ऐसा होगा जो असुरक्षित भारत चाहता होगा, कमजोर भारत चाहता होगा, गरीब भारत चाहता होगा? नहीं। एक सच्चा भारतीय वो होगा जो चाहता होगा कि मेरा देश आत्मनिर्भर हो, मेरा देश विकसित भारत हो, मेरा देश सुरक्षित भारत हो,
अगर सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत की संकल्पना को पूरा करना है, इसके लिए क्या करना है? उन्होंने कहा 5 प्रण हर व्यक्ति को मानने पड़ेंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये 5 प्रण हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे। पहला, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति। हम भारत के अंदर भारत के दैवीय महापुरुषों का सम्मान करते हैं, भारत के वीर सैनिकों का सम्मान करते हैं, भारत के महापुरुषों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए विदेशी आक्रांताओं के हमलों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था, उन सबका सम्मान करते हैं। हम राम की परंपरा पर, कृष्ण की परंपरा पर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। हर भारतवासी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देता है, उन महापुरुषों को सम्मान देता है जिन्होंने मातृभूमि के लिए कुछ योगदान दिया है। ये हमारी विरासत है। विरासत को नजरअंदाज करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति नहीं कर सकता। असमंजस की स्थिति हमारे सामने नहीं होनी चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा प्रण उन्होंने भारतवासियों के लिए किया था, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। ये मान करके हम चलते हैं कि जो विदेशी है वो अच्छा है, जो हमारा है वो अच्छा नहीं। ये गुलामी की मानसिकता है। हमारे पास सब कुछ है, नहीं होगा हम पैदा करेंगे, हम उसको बनाएंगे। हम विदेशों पर निर्भरता समाप्त करेंगे, अपने बल पर खड़े करेंगे अपने देश को। ये भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए और उत्तर प्रदेश देश आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। हम उन बातों को आत्मसात करें, उस दिशा में आगे बढ़ें। हम सिकंदर को क्यों महान कहें? हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पृथ्वीराज चौहान को, जनरल बिपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते? भारत के अंदर परमवीर चक्र विजेता जो हमारे वीर सैनिक रहे हैं, हमारे लिए वे महान हैं। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने इतिहास में छेड़छाड़ करके विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का कुत्सित प्रयास किया है, ये गुलामी की मानसिकता है। उस गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह त्यागना होगा। विदेशी वस्तुओं को अच्छा बनाने वाले और भारत के कारीगरों को, श्रमिकों की मेहनत को अपमान करने वाली गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है। हमें उस मानसिकता से उभरना पड़ेगा। तीसरा प्रण प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी के लिए कहा था, अपनी सेना के प्रति, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस की यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव। हम वीर सैनिकों का सम्मान करें, उनके बलिदान को नमन करें। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारा सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहा है। हमारा अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार पेट्रोलिंग में हैं। हमारा पुलिस का जवान मेहनत करता है। एक व्यक्ति की गलती से पूरी फोर्स, पूरी संस्था खराब नहीं होती।
बलिया जिले में आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता बृजेश पाठक ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति पर तीखा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों और बयानबाजी को आलोचना का विषय बनाया। बृजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय विवाद बयान देकर केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट पाने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम की गंभीरता और सम्मान हर देशवासी स्वीकार करता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसे केवल चुनावी फायदे के लिए मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और दर्शकों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। बृजेश पाठक ने युवाओं से खेलों और देशभक्ति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने एसआईआर मामले को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी फॉर्म समय से जमा हो और घुसपैठिए सूची में शामिल ना हो। बृजेश पाठक ने कहा कि सिरप मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि फॉर्म की समीक्षा और सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक बयान भी दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि गांधी परिवार आज भी खुद को सत्ता में मानता है और बंटवारे का जिम्मेदार नेहरू गांधी परिवार है। बैठक में अधिकारियों ने फॉर्म की स्थिति, घुसपैठियों की पहचान और मामले की जांच से जुड़े पहलुओं की रिपोर्ट पेश की। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए कि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी और नियमों के अनुसार पूरी हो ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके। गणना प्रपत्र फार्म समय से जमा हो जाएं, अंतिम तिथि पास आ गई है और 100% सत्यापन के साथ जमा हो। हमारी प्राथमिकता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कोई भी घुसपैठिया अवैध मतदाता सूची में न बचे और इसलिए हम सब कार्यकर्ता सभी जिलों में, सभी गांवों में, सभी बूथों पर जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी परिवार आज भी अपने आप को सत्ता में मानता है। ये राजा की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि देश में बंटवारे के जिम्मेदार नेहरू खानदान के ही लोग हैं। इन्हीं लोगों से, परिवार से संबंधित लोग हैं जिन लोगों ने देश के बंटवारे को अंजाम दिया केवल सत्ता हासिल करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में विकसित राष्ट्र की जो परिकल्पना थी उससे तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। ये सिर्फ केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। जनता ने इन्हें नकार दिया है और जिन लोगों ने देश का बंटवारा कराया, देश को तुष्टीकरण की राह पर धकेला, वो सब आज हाशिए पर हैं। चाहे बिहार हो या भारतवर्ष का कोई भी प्रदेश, हर जगह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने में सफल हुआ। देखिए, बिहार में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ एसआईआर के उपरांत लगभग 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम चुनाव मतदाता सूची से काटा गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। एक भी कंप्लेंट किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं हुई। आपके पास कोई वीडियो हो, कोई कंप्लेंट मीडिया को मिली हो कि हमारा वोट कट गया है, शुचिता, पारदर्शिता के साथ भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संपन्न कराए हैं और आरजेडी के जंगल राज को बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे और 27 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और यही पीड़ा अखिलेश यादव सहित सभी विपक्षी दलों को है। वारणा से बड़ी खबर है, जहां केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हेलीकॉप्टर से जिले के मुख्यालय पहुंचे और एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने संसद में वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और पूर्व सांसद के बयानों को राजनीति में एक नया मंतव्य के रूप में देखा जा रहा है। अरे तो भारत में नहीं गाया जाएगा तो अफगानिस्तान में गाया जाएगा वंदे मातरम। अगर भारत में नहीं गाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा? क्या पाकिस्तान में हमारा कोई गीत गाया जाता है? तो फिर अब वो छोड़िए,
बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज लगभग 75 वर्ष पूरा हो रहा है, उसके बाद भी कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं ले रही है और उन्हीं मुद्दों को ला रही है जो घाव उन्हीं को देता है। ये उन्हीं मुद्दों को लाते हैं जो घाव उन्हीं को देता है, दर्द उन्हीं को देता है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। देखिए, फिर मेरा पहला शब्द वही निकलेगा, दुर्भाग्य। आजमगढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक हो गया है। जिले ने तय समय से पहले सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं द्वारा भरे गए गणना पत्रों का 100% डिजिटाइजेशन कर रिकॉर्ड बनाया। अभियान के दौरान बता दें कि मतदाता सूची से बाहर पाए गए हैं, जिनमें मृतक और बाहर रहने वाले दोहरी और अन्य त्रिवेणी में मतदाता शामिल हैं। इसके साथ ही बता दें कि बीएलओ और सुपरवाइजर की टीम ने घर घर जाकर अभियान को पूरा किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिन बूथों पर गणना पत्र कम मिले हैं, वहां दोबारा से सत्यापन होगा और सही जानकारी मिलने पर गायब नामों को दोबारा सूची में जोड़ा जाएगा। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में जो कार्रवाई जनपद में चल रही है, इसमें जनपद आजमगढ़ में कुल 37,14,000 वोटर्स के सापेक्ष सभी वोटर्स का डाटा हमें मिल चुका है। इसमें लगभग 31,04,000 गणना प्रपत्र हमारे डिजिटाइज किए जा चुके हैं। 6,09,000 का जो अनकलेक्टेबल्स की कैटेगरी में है, उसकी भी फीडिंग की जा चुकी है। अभी जो मुख्य फोकस है वो इस पर है कि जो नो मैपिंग में लगभग 20% मतदाताओं का नाम चल रहा है, तो उनके माता पिता या उनका डिटेल खोज करके उनकी मैपिंग कराने का काम तहसील स्तर पर चल। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण के ऐतिहासिक क्षण के बाद पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल है। इसी कड़ी में बाराबंकी के टिकैत नगर में संत अतुल कृष्ण भारद्वाज की वाणी से 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने पूजा अर्चना के साथ किया, जबकि आयोजन की कमान नगर पंचायत अध्यक्ष ने संभाल रहे हैं। संत अतुल कृष्णा भारद्वाज ने कहा है कि अयोध्या ध्वजारोहण में बाराबंकी के परिजात वृक्ष को स्थान मिलना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और इसी उपलक्ष्य में यह कथा आयोजित की जा रही है। ये टिकैत नगर में 2004-05 से जो है परम पूज्य गुरुदेव महाराज श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी की कथा राम कथा टिकैत नगर में होती है। उसी क्रम में राम कथा का आयोजन टिकैत नगर समस्त हिंदू समाज द्वारा कराया जा रहा है। आज प्रथम दिवस था। पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी ने राम कथा। खाद्य रसद राज्य मंत्री या फिर यहाँ के विधायक जो सतीश शर्मा जी हैं, उनका कैसा अपडेट है यहाँ पर? नहीं, माननीय विधायक जी हमेशा पूरे विधानसभा क्षेत्र में वो कथा में धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस कथा में भी उनका पूरा आशीर्वाद और सहयोग रहता है। ये कथा मतलब आज शुरुआत हुई है जी, तो मंत्री जी ने जो है मतलब आरती भी की है। जी, माननीय मंत्री जी ने। कब तक चलेगी? ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है और 15 तारीख तक ये राम कथा चलेगी। तो कब से क्या समय है? 2 बजे से 5 बजे तक। कहाँ के व्यास जी आए? व्यास जी हमारे मथुरा के हैं, पूज्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी। टिकैत नगर दुनिया की सबसे पवित्र भूमि अवध क्षेत्र में है और उसमें भी बाराह क्षेत्र में, जो बाराबंकी जिला है, यही बाराह क्षेत्र है। बाराही देवी का मंदिर है। यही भगवान ने 12 अवतार लेकर 200 करोड़ साल पहले, जब पूरी पृथ्वी पर जल ही जल था, तब भगवान ने भूमि को निकालकर यहाँ स्थापित किया और इसी भूमि पर मनु महाराज ने, स्वयंभू मनु जो प्रथम पुरुष थे ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन क्षेत्र है, सबसे प्राचीन सांस्कृतिक क्षेत्र है और ये बाराबंकी जिले की भूमि अत्यंत पवित्र है, क्योंकि 12 भगवान ने इसे अपने चरणों से अंकित किया, इसलिए इसको 12 पद अंकित से बाराबंकी बना है। और यहीं पर जो कि 12 भगवान ने अपनी घोर घोर की ध्वनि की, इसलिए नदी को भी घाघरा कहते हैं। यहाँ से जितनी दूर गंगा जी है उतनी दूर हिमालय है। हिमालय और गंगा के बीच में ये भूमि है। गीता में भगवान ने कहा, मैं नदियों में गंगा हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। बिजनौर में किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सीएमओ ऑफिस पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। नजीराबाद स्थित ईवा अस्पताल में एक महिला की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का आरोप है कि नजीराबाद के ईवा अस्पताल में कुछ दिन पहले कविता नाम की महिला की उपचार के दौरान मौत हुई थी, जबकि पिछले 2 महीने में 5 मौतें इसी अस्पताल में हो चुकी हैं। किसानों ने प्रदर्शनकारी कर
कार्रवाई की मांग को लेकर देर रात तक नारेबाजी करते रहे। यहाँ पे बिजनौर में ईवावाद के पास में कोई ईवा चिकित्सालय है, जिसमें कि प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु अभी कुछ दिन पहले हुई थी। तो उसके बाद से उसमें केस में उच्च स्तरीय जांच टीम भेजी गई थी उसी टाइम पर, और अस्पताल को सील कर दिया गया था। FIR दर्ज है और जांच अभी चल रही है। तो जांच करने के लिए भी अभी परसों एक टीम गई थी, तो उन्होंने जाकर के वहाँ पर जांच की। तो इन लोगों ने किसी बात से सहमत नहीं थे और उस जांच टीम का इन्होंने विरोध किया। उसके बाद में तभी फिर थाने में भी सूचना दी गई, SDM को भी सूचना दी गई, लेकिन जो साक्ष्य थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश की गई। तो उसी को प्रकरण को लेकर के कुछ असहमति है और ये लोग आज यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो भी जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई।